This is the next lecture about the reciprocating compressors. In this lecture, we will discuss the isothermal efficiency, work input required with clearance volume, volumetric efficiency, and multi-stage compression. So first, we will discuss about isothermal efficiency. What is isothermal efficiency? तो जो compression work है, वो isothermal process में सबसे कम work होता है, और बाकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो, उन सब प्रोसेसेस में जो वर्क डन होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है कंप्रेशन के लिए, वो आइसोथर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है। तो सबसे मिनिमम वर्क जो रिक्वायर्ड होता है कंप्रेशन के लिए, वो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा तो सबसे कम वर्क हमें कंप्रेशन के लिए देना पड़ेगा फॉर द सेम प्रेशर आउटपुट, फॉर द सेम प्रेशर रेशियो। अदरवाइज के अलावा कोई और भी और प्रोसेस को हम यूज करते हैं तो उससे ज्यादा ही वर्क हमें देना पड़ता है। इसलिए हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होता है उसको एक रेफरेंस मान लिया, क्योंकि इससे कम वर्क कंज्यूम हो ही नहीं सकता सेम प्रेशर रेशियो के लिए। तो उसको हमने रेफरेंस मान लिया और उसके हिसाब से हमने एफिशिएंसी को डिफाइन किया, आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? आइसोथर्मल वर्क डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वर्क। तो अगर एक्चुअल में भी आइसोथर्मल प्रोसेस ही हम यूज कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कंप्रेशन के लिए, तो अगर एक्चुअल में आइसोथर्मल प्रोसेस ही है तो इफिशियंसी उसकी 1 हो जाएगी, यानी कि 100% हो जाएगी। और अगर पॉलीट्रॉपिक है या एडियाबेटिक है तो उसके हिसाब से जो उसमें वर्क इनपुट लगेगा, सपोज 8 बार का प्रेशर अचीव करने के लिए कंप्रेशन में आइसोथर्मल वर्क जो है वो 20 किलो जूल है, तो पॉलीट्रॉपिक में हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं वो पॉलीट्रॉपिक ही होते हैं, क्योंकि हम उसमें उसको इंसुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। उसमें हीट ट्रांसफर के लिए फिन्स वगैरह हम लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो तो टेम्परेचर कम से कम राइज हो, क्लोज टू आइसोथर्मल रखने की कोशिश करते हैं। बट कंप्लीटली आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं। तो आइसोथर्मल में अगर 20 किलो जूल वर्क कंज्यूम हो रहा है तो पॉलीट्रॉपिक में लगभग 25 किलो जूल वर्क कंज्यूम हो जाएगा। तो 20/25 में जो इफिशियंसी आ जाएगी वो होगी आइसोथर्मल इफिशियंसी। तो आइसोथर्मल वर्क अगर 1 से, एक प्रोसेस हमने एज्यूम किया 1 से 2 और आइसोथर्मल वर्क उसमें होगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क से फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस। तो नॉन फ्लो आइसोथर्मल जब हम यूज करते हैं तो नॉन फ्लो और फ्लो दोनों के लिए जो वर्क है वो सेम होता है। तो ये होता है P1V1 ln P2 अपॉन P1। इससे हम आइसोथर्मल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअल अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो वो अभी लास्ट लेक्चर में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी वर्क इनपुट के लिए, n/n-1 P1V1 P2V2 टू द पावर n-1 ठीक है। तो ये जो आइसोथर्मल इफिशियंसी है वो लगभग 80 से 90% रहती है। मतलब जो एक्चुअल वर्क है वो लगभग 10 से 20% ज्यादा रहता है कंपेयर टू द आइसोथर्मल वर्क। ठीक है। तो ये सब अभी हमने डिस्कस किया जब हमने ये एज्यूम किया कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है। क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए कोई जगह नहीं है, जो पिस्टन है वो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल टॉप से लेके बॉटम पोजीशन तक ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे हमें ऊपर में थोड़ा सा वो जो वॉल्यूम है वो छोड़ना पड़ता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है। रीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये क्यों छोड़ना पड़ता है क्लियरेंस वॉल्यूम? वीसी से इसको डिनोट करते हैं, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। तो एक मैक्सिमम पोजीशन हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं कि कितनी मैक्सिमम पोजीशन ऊपर तक ये जो पिस्टन है वो जाएगा, उस पोजीशंस को बोलते हैं डेड सेंटर। और पीछे की भी एक पोजीशन हमने डिसाइड कर दी कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक ही जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पिस्टन, उसको बोलेंगे स्ट्रोक, और इस वॉल्यूम को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसके ऊपर जो ये छोड़ दिया हमने थोड़ा सा वॉल्व की ओपनिंग क्लोजिंग और थर्मल एक्सपेंशन के लिए, इसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम, वीसी से डिनोट करेंगे। इसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, वी एस से इसको डिनोट करेंगे। तो वी एस बेसिकली क्या है? सिलेंडर का ही वॉल्यूम है। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो, उसको हम बोर बोलते हैं। इंटरनल डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा π/4 d²L। ठीक है। π/4 d²L हो जाएगा। तो ऊपर का ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, इनको बोलते हैं डेड सेंटर। तो ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये वर्टिकल पोजीशन में हम इसको रखते हैं तो ये, इसको बोलेंगे TDC, टॉप डेड सेंटर। और ठीक है, और इसको नीचे वाले को बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर, BDC।
ठीक है, इसको बोलेंगे बीडीसी। तो ये दो डेड सेंटर्स हैं। इसको पीवी डायग्राम में हम देखते हैं तो ये हमारे दो डेड सेंटर्स हैं। ये वाली जो पोजीशन है, इसके इधर वाला लेफ्ट साइड वाला ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी। तो जब पिस्टन इस टीडीसी पोजीशन पे है तो उसके ऊपर वाला जो वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है, उसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये जो पोजीशन है उसको हम डिनोट करते हैं टीडीसी से। ये जो पोजीशन है दिस इज टीडीसी। और ये जो पोजीशन है बीडीसी, तो बीडीसी पे क्या होता है? ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या आता है? व्हेन द पिस्टन इज सिलेंडर वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट बीडीसी। तो ये वाली जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं बीडीसी। ठीक है, तो 1 पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा, 1 पॉइंट का जो वॉल्यूम होगा V1, दैट V1 विल बी द टोटल वॉल्यूम। V1 विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट BDC। और ये जो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये 3 पॉइंट से V3, तो V3 जो वॉल्यूम होगा, V3 विल बी द क्लियरेंस वॉल्यूम VC व्हेन द पिस्टन इज एट TDC। ठीक है, तो साइकिल जो स्टार्ट होती है, सपोज कि पिस्टन बीडीसी पे है और सिलेंडर के अंदर जो गैस है, जो एयर है, वो फिल हो चुकी है। तो यहां से हम साइकिल को स्टार्ट करेंगे। 1 से लेके 2 तक जो है वो कंप्रेशन होगा, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन, इसको हमने एज्यूम किया है। V PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंप्रेशन प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक ले लिया। 1 से लेके 2 तक जो था वो पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन होगा। 2 पॉइंट पे कुछ वॉल्यूम होगा, लगभग मिड में आ जाएगा या उससे ज्यादा में आ जाएगा। उसके बाद जो हाई प्रेशर है भाई, उसको डिस्चार्ज भी करना है। तो जो डिस्चार्ज, जो डिलीवरी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, और जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। एक्चुअल में ये कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होता है, थोड़ा सा हायर प्रेशर चाहिए होगा फ्लो कराने के लिए, लेकिन नियर अबाउट हम इसको कांस्टेंट प्रेशर मान लेते हैं। तो फिर कांस्टेंट प्रेशर पे इसका डिस्चार्ज हो जाएगा और पिस्टन बिल्कुल ऊपर टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाएगा डिस्चार्ज करने में। तो इसका मतलब जब पिस्टन, इसको जब थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया तो जो एयर थी सारी की सारी वो डिलीवरी वॉल्व से बाहर निकल गई, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, लेकिन जब क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं था तो वॉल्यूम 0 हो गया था यहाँ पे। बट जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचा तो अब यहाँ पे वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम बचा रह गया, क्लियरेंस वॉल्यूम। और उस क्लियरेंस वॉल्यूम में कुछ एयर भी रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम है तो वहां पे कुछ एयर भी ट्रैप हो जाएगी। और उस एयर, वो एयर जो कि ट्रैप हो गई है, उसका प्रेशर भी डिलीवरी प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि सिलेंडर के अंदर का जो क्लियरेंस वॉल्यूम अभी भी है 3 पॉइंट पे, उसका प्रेशर डिलीवरी प्रेशर यानी कि P2 के बराबर है। ठीक है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ने से बस यही यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होता है कि उसमें हवा रह जाती है। हवा रहने की वजह से उसमें प्रेशर रह जाता है, और वो प्रेशर कितना होता है? डिलीवरी प्रेशर के बराबर होता है। जबकि विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम जब हम इसको एज्यूम करते हैं तो वॉल्यूम 0 हो जाता है, कोई हवा नहीं रहती। कोई हवा नहीं रहती इसका मतलब कोई प्रेशर उसमें नहीं रहता, और जो साइकिल है वो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लियरेंस वॉल्यूम में हवा बची रह गई है, और उस हवा की वजह से इसका जो प्रेशर है वो डिलीवरी प्रेशर के बराबर हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जब सक्शन स्ट्रोक शुरू होगा और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाने लगेगा, तो उस समय पे क्या होगा कि सक्शन वॉल्व जो था वो प्रेशर कंट्रोल था, और वो वॉल्व तभी खुलेगा जब सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसका जो प्रेशर था वो डिलीवरी प्रेशर था, जो क्लियरेंस वॉल्यूम में हवा बची रह गई थी उसका डिलीवरी प्रेशर के बराबर था, तो उस प्रेशर को डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस प्रोसेस में ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसको बोलेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस। ये एक्सपेंशन प्रोसेस भी कंप्रेशन की तरह पॉलीट्रॉपिक ही होगा। लेकिन जब तक ये एक्सपेंशन प्रोसेस चलेगा, उस ड्यूरेशन में ये वाला जो इतना ड्यूरेशन था वॉल्यूम, ये वाला हमारा 3 से लेके 4 तक का V4 माइनस V3, इतना जो वॉल्यूम था, ये इतने वॉल्यूम में पिस्टन ट्रेवल करेगा। लेकिन उस समय पे सक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा एयर का, बिकॉज क्योंकि प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं हुआ है अभी भी। तो ये जो सक्शन होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक्शन होगा, और जो सक्शन वॉल्व है वो तभी ओपन होगा जब अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रेशर है उसको बराबर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से इतने ड्यूरेशन में जो एयर है या जो गैस है जिसको कंप्रेस करना है वो एंटर नहीं कर पाएगी। तो जब पिस्टन इस पोजीशन पे पहुंचेगा, V4 वॉल्यूम पे पहुंचेगा, उस ड्यूरेशन पे जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उस समय पे सक्शन वाल्व ओपन होगा और हवा एंटर करना शुरू होगी। तो अब जो है वो सक्शन होगा यहां से लेके 4 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक, यानी कि सक्शन जो हुआ, एक्चुअल वॉल्यूम जो एंटर करेगा वो एंटर करेगा V1 माइनस V4, जबकि सिलेंडर में अंदर कितनी जगह है, V1 माइनस V3। सिलेंडर का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो है V1 माइनस V3, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम V1 माइनस V3 मतलब इतने वॉल्यूम के बराबर हवा उसमें आ सकती है। लेकिन चूंकि सक्शन वॉल्व खुलने में लेट हो गया, इसीलिए उसमें एक्चुअली जो एयर एंटर की वो एंटर करी V1 माइनस V4। सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है, सपोज 200 मीटर क्यूब या 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो क्लियरेंस वॉल्यूम है दिस इज सपोज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना बचा, 200 टोटल था V1 पे जो वैल्यू थी टोटल 200 थी, और उसमें से ये हमने निकाल दिया 20, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 180, यानी कि V1 माइनस V3। V1 माइनस V3 जो है वो 180 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी कि 180 सेंटीमीटर क्यूब हवा इसमें आ सकती है। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रेशर जो था वो डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो सक्शन वॉल्व ओपन हुआ 4 पॉइंट से, और 4 पॉइंट से 1 पॉइंट तक, यानी कि V1 माइनस V4 ये जो वॉल्यूम है, सपोज दिस इज 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो हवा जो एंटर कर पाई 180 कर सकती थी, लेकिन 150 ही एंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर अंदर आ रही है उसका वॉल्यूम कम हो गया एक साइकिल के लिए। ये तो हम साइकिल डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एक साइकिल में जो 180 सेंटीमीटर क्यूब एयर आ सकती थी, अब 150 सेंटीमीटर क्यूब एयर ही आएगी। ठीक है, अब चूंकि उसका वॉल्यूम कम है तो मास भी कम होगा, कम मास एंटर किया एक साइकिल में एयर का, तो जो वर्क डन है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि क्लियरेंस वॉल्यूम के ऐड होने की वजह से जो कंप्रेशन का जो वर्क है वो कम हो गया, नहीं, कंप्रेशन का वर्क जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ हो या क्लियरेंस वॉल्यूम के बिना हो, कंप्रेशन वर्क बराबर रहेगा। 180 मीटर क्यूब 180 सेंटीमीटर क्यूब एयर को कंप्रेस करने के लिए जितना वर्क लगेगा उतना ही लगेगा, चाहे क्लियरेंस वॉल्यूम हो चाहे क्लियरेंस वॉल्यूम ना हो। लेकिन यहाँ पे एक साइकिल का जो वर्क है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास ही कम एंटर हुआ है, कम वॉल्यूम, 150 सेंटीमीटर क्यूब ही यहाँ पे एंटर हुआ है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम के ऐड होने से नुकसान क्या हुआ कि एक साइकिल में पहले जब हम 180 सेंटीमीटर क्यूब एयर को कंप्रेस कर पा रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक साइकिल में 150 सेंटीमीटर क्यूब एयर को ही कंप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके लिए वर्क इनपुट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो चूंकि यहाँ पे एक क्लियरेंस वॉल्यूम वाली टर्म ऐड हो गई है, तो एक और टर्म यहाँ पे हम ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो। सी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, सी से इसको डिनोट करेंगे, तो क्लियरेंस रेशियो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस रेशियो सी हो जाएगा वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो है वीसी अपॉन वीएस, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जनरली 5% के आसपास रहता है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो क्या होगा, सी से डिनोट करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम जनरली 5% के आसपास में रहता है। ठीक है, इन एक्चुअल वर्किंग देयर इज ऑलवेज लेफ्ट ए मिनिमम वॉल्यूम बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर हेड नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। इट इज प्रोवाइडेड फॉर थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्व्स, डिलीवरी वॉल्व एंड सक्शन वॉल्व टॉलरेंस एंड टू अवॉइड पिस्टन स्ट्राइकिंग द सिलेंडर हेड। ठीक है, तो ये रीजन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने क्लियरेंस वॉल्यूम वहां पे क्यों छोड़ा। अब हम देखते हैं कि वर्क इनपुट पर साइकिल जो है वो कितना होगा। अब जो साइकिल नई बन गई है 1 2 3 4 जो क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ बन गई है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ में हम देखते हैं कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ में कितना वर्क इनपुट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है,
तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर में देखें, अगर हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लो प्रोसेस की, फ्लो प्रोसेस, देखिए साइकिल पे मैं वापस आ रहा हूँ। तो अगर हम इसमें फ्लो प्रोसेस में देखते हैं तो एक प्रोसेस ये है कंप्रेशन, इसके अंडर में जितना वर्क हमें देना पड़ेगा, हालांकि वो निगेटिव होगा, लेकिन हम कंप्रेशन वर्क की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं। तो 1-2 के अंडर में जो एरिया है ये टोटल, इसमें से हम माइनस कर देंगे 3-4 के अंडर में जो एरिया है, इसको माइनस कर देंगे। तो इस साइकिल में कितना वर्क, क्लोज साइकिल का एरिया जो होता है वही वर्क इनपुट होता है। ठीक है, तो 1-2 कंप्रेशन में से एक्सपेंशन, क्योंकि कंप्रेशन ज्यादा है एक्सपेंशन कम है। ठीक है, दिस इज द पावर कंज्यूमिंग साइकिल, नॉट पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल में एक्सपेंशन वर्क ज्यादा होता है, कंप्रेशन कम होता है। दिस इज द कंज्यूमिंग साइकिल। तो यहाँ पे कंप्रेशन वर्क ज्यादा होगा, 1-2 में से 3-4 का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1-2 जो कंप्रेशन वर्क है उसमें से 3-4 का माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि इस साइकिल में जो P2 प्रेशर को अचीव करने के लिए हमें कितना वर्क इनपुट देना पड़ेगा। हालांकि वो जो होगा वो निगेटिव आएगा, लेकिन हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही ले रहे हैं। एक्चुअली में जो ये 1W12 है वो निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन हम कंप्रेशन को ऑलरेडी बोल दिए हैं, इसलिए हम इसमें से कंप्रेशन में से एक्सपेंशन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंप्रेशन वर्क के लिए और फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अभी ड्राइव किया है, क्या होता है फ्लो प्रोसेस के लिए, क्या होता है वो n/n-1 P1V1 P2/P1 n-1/n-1। ठीक है, तो ये कंप्रेशन वर्क फ्लो प्रोसेस में, 1-2 प्रोसेस में। 3-4, अब देखिए 3-4 को हमने कैसे किया, 3-4 प्रोसेस को हमने 4-3 के हिसाब से वर्क इनपुट को निकाल लिया। 4-3 के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 3-4 जो प्रोसेस था एक्सपेंशन था, 3-4 जो प्रोसेस था वो एक्सपेंशन था, हमने 4-3 कंप्रेशन मान लिया उसको, तो 1-2 में से 4-3 वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, n/n-1। अब इसको 4-3 मान लिया तो इनिशियल पॉइंट जो है वो 4 हो गया, तो P4V4 P3/P4, क्योंकि जो वर्क है वो P3 ज्यादा है और P4 कम है। प्रेशर रेशियो P2/P1 और P3/P4 दोनों बराबर है। प्रेशर रेशियो P2/P1 और P3/P4 बराबर है, n-1/n-1। ठीक है, अब जैसे कि ये अभी मैंने बताया P2/P1 और P3/P4 दोनों बराबर हैं, ये तो प्रेशर रेशियो ही है P2/P1। तो यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, n/n-1 ये कॉमन आ रहा है, n/n-1 दोनों में है। और ये P2/P1 टू दी पावर n-1/n-1, ये वाली जो टर्म है ये भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे P3/P4 भले ही है लेकिन ये भी P2/P1 के बराबर ही है, तो ये भी कॉमन आ गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो प्रेशर P1 है वो भी P4 के बराबर है। अगर आप पीवी डायग्राम में देखें तो P1 जो प्रेशर है वो P4 के बराबर है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा क्या इसमें, बचेगा सिर्फ यहां बचेगा V1 और यहां बचेगा V4, यहां बचेगा V1 और यहां बचेगा V4। तो W साइकिल कितना हो जाएगा, ये सारी टर्म हमने कॉमन ले ली, n/n-1 P1, यहाँ पे बचा V1 माइनस V4, और ये वाली जो टर्म थी P2/P1 n-1/n, ये वाली जो टर्म थी वो हमने कॉमन आ गया। अगर हम इसको विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हम इसको विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ यहाँ पे P1V1 था, यहाँ पे V1 था विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम में, और विद क्लियरेंस वॉल्यूम में V1 माइनस V4 आ गया, यानी कि वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया तो W साइकिल भी कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को देख के ऐसा भले ही लगे कि वर्क इनपुट जो था, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड जो था वो कम हो गया है क्लियरेंस वॉल्यूम ऐड करने से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। ये वर्क इनपुट कम क्यों दिखा रहा है हमें, क्योंकि कम एक साइकिल में क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ कम मास एंटर कर रहा है, तो कम मास एंटर कर रहा है इसलिए ये वर्क इनपुट एक साइकिल का कम हो गया है। बट अगर हम देखें कि 180 सेंटीमीटर क्यूब एयर को अगर हमने मास या वॉल्यूम फिक्स कर लें, और हम ये देखेंगे कि इतने वॉल्यूम या इतने मास ऑफ एयर को कंप्रेस करने के लिए विद क्लियरेंस वॉल्यूम में कितना वर्क लग रहा है और विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम में कितना वर्क लग रहा है, तो वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल का वर्क जो है वो कम इसलिए हो गया है क्योंकि एक साइकिल में कम मास एंटर कर रहा है। ठीक है, due to clearance volume there is no change in work input required। क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ वर्क इनपुट रिक्वायर्ड जो था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली डिफरेंस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड पर साइकिल। एक साइकिल में जितना वॉल्यूम डिलीवर हो रहा था उसमें सिर्फ चेंज आएगा।
अगर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम है तो पूरे का पूरा जितना उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है उतना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्लियरेंस वॉल्यूम ऐड करने से एक साइकिल में 150 मीटर क्यूब ही आ रहा है। ठीक है, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड है एक साइकिल में वो कम हो जाएगा। दस फॉर द सेम वॉल्यूम टू बी डिलीवर्ड द नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड इंक्रीजेस। तो क्या होगा कि जो सेम वॉल्यूम अगर हमें डिलीवर करना है तो वर्क इनपुट तो सेम ही रहेगा, बट नंबर ऑफ साइकिल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो अब एक्चुअल वॉल्यूम एक साइकिल में जो डिलीवर हो रहा है वो कितना है, V1 माइनस V4, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम। और एक्चुअल मास निकालना हो तो आइडल गैस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। इसका रोल देखिए क्यों आता है। जब हम बात कर रहे थे विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम की, तो जितना स्ट्रोक वॉल्यूम था सिलेंडर का उतनी एयर एंटर कर रही थी। यानी कि अगर 180 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर का वॉल्यूम था तो 180 सेंटीमीटर क्यूब एयर ही उसमें एंटर कर रही थी एक साइकिल में। तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिलीवरी वॉल्व जो सक्शन वॉल्व के लेट होने की वजह से एक्चुअल वॉल्यूम सिलेंडर में जो एंटर किया, अगर 180 सेंटीमीटर क्यूब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है तो 150 सेंटीमीटर क्यूब एक साइकिल में एंटर कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का रोल आता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती क्या है, इट इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द वॉल्यूम दैट इज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द एक्चुअल फ्री एयर डिलीवर्ड टू द एक्चुअल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम जितना एंटर कर रहा है एक साइकिल में, एक साइकिल में जो एक्चुअल वॉल्यूम एंटर कर रहा है विद क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ, अभी हमने देखा V1 कितना था, VA कितना था एक्चुअल वॉल्यूम, V1 माइनस V4 और स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, अभी ये साइकिल में हमने देखा, देखिए यहाँ पे अभी साइकिल में देखा VA एक्चुअल वॉल्यूम कितना था, V1 माइनस V4 और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना है, V1 माइनस V3। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, V1 माइनस V3। ठीक है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि VA अपॉन VS। VA है V1 माइनस V4 और VS है V1 माइनस V3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, VA जो है वो क्या है, V1 माइनस V4, V1 माइनस V4। ठीक है, अब इस V1 माइनस V4 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए V1 माइनस V3 और प्लस V3 ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो देखिए यहाँ पे VA इज इक्वल टू था V1 माइनस V4, ये था V1 माइनस V4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, V1 माइनस V3 तो ऐड कर दिया और प्लस V3 माइनस V3 और प्लस V3, यानी कि V3 ऐड कर दिया और V3 सब्सट्रैक्ट कर दिया और माइनस V4 तो इसमें पहले से ही था। ठीक है, अब ये जो V1 माइनस V3 है, ये देखिए V1 माइनस जो V3 है, V1 माइनस V3 ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है। यानी कि VA जो है वो कितना आ गया, VS, ये V1 माइनस V3 क्या बन गया, VS बन गया। और यहां से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, जब मैं यहां से माइनस को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा V4 माइनस V3। ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो था वो V1 माइनस V4 था, उसमें V3 को सब्सट्रैक्ट करके V3 को ऐड कर दिया और इसको फिर V1 माइनस V3 को लिख दिया VS स्टॉक वॉल्यूम और बाकी माइनस में इसको ले लिया V4 माइनस V3। तो जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी थी वो कितनी हो गई, VA की वैल्यू ये वाली जो अभी हमने निकाली है वो पुट कर देंगे VS माइनस V4 माइनस V3 और डिवाइडेड बाई VS तो पहले से ही था। ठीक है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, VS डिवाइडेड बाई VS, ये तो हो गया 1 माइनस VS अपॉन VS, ये तो हो गया 1। अब बचा V4 माइनस V3, यहाँ पे क्या बचा, V4 माइनस V3 और डिवाइडेड बाई VS की वैल्यू पुट कर देते हैं। VS की वैल्यू क्या थी, V1 माइनस V3, V1 माइनस V3। ठीक है, या इसकी वैल्यू अभी हम पुट नहीं करते हैं, इसको VS ही लिखे रहने देते हैं। तो ऊपर था V4 माइनस V3, अब इस V4 माइनस V3 में से V3 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां बचा बाहर V3 अपॉन VS तो पहले से था, और V4 माइनस V3 में से V3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा V4 अपॉन V3 माइनस 1, V4 अपॉन V3 माइनस 1। ठीक है, अब देखो V3 अपॉन V3 क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम, और VS क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम था क्लियरेंस रेशियो, जिसको हमने C से डिनोट किया था, क्लियरेंस रेशियो
जिसको हमने C से डिनोट किया था, ठीक है। और V4 अपॉन V3, V4 क्या है, नीचे वाला लोअर वॉल्यूम, सॉरी हाँ लोअर वॉल्यूम। V4 क्या है, V4 एंड V3 इज द एक्सपेंशन प्रोसेस, तो 3 4 इज द पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इस पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में V4 जो है, V4 और V3 इसको प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में इसमें रिलेशन निकालते हैं। तो क्या होगा, P3 V3 टू द पावर n इज इक्वल टू P3, 3 4 प्रोसेस को हमने कंसीडर किया जो कि पॉलीट्रॉपिक है, P3 V3 टू द पावर n इज इक्वल टू P4 B4 टू द पावर n। तो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके V4 बाई B3 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा P3 अपॉन P4 टू द पावर 1 बाई n। P3 इज द हायर प्रेशर एंड P4 इज द लोअर प्रेशर, यानी कि P3 जो बराबर है वो P2 के है और P4 जो बराबर है वो P1 के है। तो P3 अपॉन P4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, P2 अपॉन P1 की पावर 1 बाई n। अब ये सारी वैल्यूज को मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी 1, तो यहाँ ऐसे ही था 1 माइनस V3 अपॉन VS, V3 अपॉन VS, ठीक है। और V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 की जगह ये पुट कर दिया P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन n और -1, ठीक है। अब देखो V3 अपॉन VS, V3 अपॉन VS, V3 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, V3 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम पुट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला आ गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का 1 माइनस C और P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा इस फॉर्म में, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, क्योंकि C की जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस C, तो 1 प्लस C और इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये आ जाएगा माइनस C P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन n, ठीक है। अब यहां से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं, बड़े अच्छे कंक्लूजन हैं ये, ध्यान से समझना इसको, कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो का जो फॉर्मूला है वो निकल के आया 1 माइनस C P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब देखो इफ वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज जीरो, अगर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है वो जीरो हो गई, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जीरो का मतलब कि इतना कंप्रेस उसको कर दिया कि उसको एक्सपेंड होने तक पूरा वॉल्यूम खर्च हो गया। जो हमने अभी पीवी डायग्राम देखा था, उस पीवी डायग्राम में जो 3 4 एक्सपेंशन प्रोसेस था, वो 4 पॉइंट तक जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, बट अभी बीडीसी तक पिस्टन नहीं पहुंचा। तो जब तक पिस्टन आगे बीडीसी तक पहुंच रहा है तब तक सक्शन हो गया, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन करने में ही यही बीडीसी पहुंच गया, तो जब तक पिस्टन बीडीसी पे पहुंचा तब तक सक्शन वाल्व ओपन हुआ और उसके नीचे तो जाएगा नहीं, तो सक्शन होगा ही नहीं, और वहीं से कंप्रेशन शुरू, वहीं एक्सपेंशन वहीं कंप्रेशन। तो इस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो तब होगी जब आप इतना ज्यादा प्रेशर अचीव करने की कोशिश करेंगे, और वो वैल्यू क्या होगी, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 टू द पावर n। मतलब यहां से कोई एक सिलेंडर आपने ले लिया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n की वैल्यू 1.3 हो गई, क्लियरेंस वॉल्यूम आपने जो कुछ भी लिया, अगर वो वैल्यू P2 अपॉन P1 की जो वैल्यू है वो इस प्रेशर के बराबर हो गई 1 अपॉन C प्लस 1 टू द पावर n, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी, मतलब एयर उसमें शक हो ही नहीं पाएगी। आप जितना प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती जाएगी, और एक प्रेशर ऐसा आएगा, ये वो वैल्यू है जब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। यहां से हमें यह भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर रेशियो को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जितना डिलीवरी प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपेंशन होते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आने में जो पिस्टन है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाएगा, और अगर वो बीडीसी तक ट्रेवल कर गया एक्सपेंशन होते होते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आते आते, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो जीरो हो गई, क्योंकि बीडीसी पे जब पहुंच गया तो सक्शन उसके बाद होगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो इसका मतलब कि कंप्रेशन रेशियो जो है या मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, अदरवाइज वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कम होती रहेगी, और जैसे ही प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी 1 अपॉन C प्लस 1 टू द पावर n, प्रेशर जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट है जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में रहता है। तो एफिशिएंसी 1 प्लस C माइनस C P2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन, ठीक है। अब देखिए
व्हेन P2 अपॉन P1, व्हेन P2 इज इक्वल टू P1, यानी कि P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1, तो जब P1 और P2 दोनों बराबर हैं, मतलब कोई कंप्रेशन नहीं, तो P2 अपॉन P1 की वैल्यू, P2 अपॉन P1 की वैल्यू जब 1 के बराबर है, तो इसमें इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1 अपॉन n, तो कुछ नहीं बचा, 1 प्लस सी माइनस सी, सी से सी कैंसिल, ईटा इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। जितना प्रेशर रेशियो कम रखेंगे, मिनिमम प्रेशर रेशियो कितना हो सकता है, 1, 1 से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना प्रेशर आपने दिया उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतने पे डिलीवरी कर दी, तो प्रेशर रेशियो कितना हो गया, 1, तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो जाएगी 100%। ठीक है, बट प्रेशर रेशियो तो कुछ मिला ही नहीं। फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ P1 विद द इंक्रीज इन P2 वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस, जो मैंने अभी बताया। तो जब प्रेशर रेशियो की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि 1 है, तब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% है। जैसे जैसे P2 की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती रहेगी, और जैसे ही P2 की वैल्यू या P2 अपॉन P1 प्रेशर रेशियो की वैल्यू 1 अपॉन सी प्लस 1 टू द पावर n के बराबर हो जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये वैल्यू 1 प्लस सी प्लस 1 टू द पावर n के बराबर हो जाएगी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब प्रेशर रेशियो की वैल्यू P2 अपॉन P1 की वैल्यू 1 है, तब 100% इफिशियंसी है। जैसे जैसे P2 बढ़ेगा, इफिशियंसी कम होती रहेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 टू द पावर n, जब इतना प्रेशर हो जाएगा, डिलीवरी प्रेशर, उस पॉइंट पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, when P2 upon P2 is greater than P1, volumetric efficiency decreases with the increase in clearance volume। जब P2 अपॉन P1 जो है, वो P2 जो है वो P1 से बड़ा है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी अगर क्लियरेंस रेशियो बढ़ेगा, यानी कि C की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्लियरेंस रेशियो कैसे बढ़ता है, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम आप बहुत ज्यादा प्रोवाइड करोगे, तब भी यही दिक्कत आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, अगर क्लियरेंस वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा एयर वहां फंसेगी, और उसको, उस प्रेशर को एक्सपेंशन प्रोसेस से कम करने में बहुत ज्यादा जो पिस्टन है वो मूव कर जाएगा आगे तक बीडीसी की तरफ। इसलिए क्लियरेंस रेशियो बढ़ने से भी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कम होती है। ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ P2, P1 एंड C, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, यानी कि n की वैल्यू इंक्रीज करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, और क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करने से एफिशिएंसी कम होगी। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक, दिस इज अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन। अब चूंकि देखिए हमारे सामने एक समस्या है कि कंप्रेशन रेशियो या प्रेशर रेशियो बढ़ाने से ज्यादा प्रेशर अचीव करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो कम होती जा रही है, और एक पॉइंट तो ऐसा भी आ रहा है जहां वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0 आती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, तो हम जहां एक साइकिल में 180 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिलीवर कर पा रहे थे 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के साथ, और प्रेशर रेशियो की भी कोई लिमिट नहीं थी, वहां पे एक, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम ऐड करने से क्या नुकसान हुआ कि एक साइकिल में जो वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है वो कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती जा रही है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, देखिए पहले जो हम कंप्रेशन कर रहे थे 1 से लेके 2 तक, पॉलीट्रॉपिक जो हमने कंप्रेशन किया था 1 पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 तक, तो उसको हम क्या करते हैं, एक पहले थोड़ा सा कंप्रेशन करते हैं, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे उसको कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, फिर उसका कंप्रेशन करते हैं, और फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। दिस इज द मल्टी स्टेज कंप्रेशन। This is quite similar to the intercooling in between gas turbine, intercooling in Brayton cycle। तो Brayton cycle में जो इंटरकूलिंग हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह, इंटरकूलिंग में वही हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन ही करते हैं उसमें, और उसका रीजन भी यही होता है, क्योंकि वर्क इनपुट भी कम हो जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है देखिए, तो ये समझ में आ गया। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, दो स्टेज में हमने उसको कंप्रेशन किया। पहली जो स्टेज है उसमें थोड़ा प्रेशर राइज किया, उसको बोलेंगे लो प्रेशर स्टेज, और दूसरी स्टेज में हमने थोड़ा ज्यादा प्रेशर राइज कर लिया, उसको बोलेंगे हाई प्रेशर स्टेज। तो ये हो गया लो प्रेशर स्टेज और ये होगी हाई प्रेशर स्टेज, और इन लो प्रेशर हाई प्रेशर के बीच में हमने कर दी इंटरकूलिंग।
ठीक है, अब जितना प्रेशर हमें अचीव करना है 2 डैश तक हमने अचीव कर लिया, उसके बाद भी अगर हम कूलिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आफ्टर कूलिंग, इसको बोलेंगे इंटर कूलिंग, जो स्टेजेस के बीच में है वो इंटर कूलिंग, और अगर बाद में भी करना है तो उसको उसको हम बोलते हैं आफ्टर कूलिंग। आफ्टर कूलिंग जनरली तब करते हैं जब हम एयर को स्टोर करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन करने से वॉल्यूम भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टोरेज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आफ्टर कूलिंग कर लेते हैं जब उस एयर को हमें स्टोर करना होता है। स्टोर नहीं करना, जैसे अगर गैस टरबाइन साइकिल में कंटिन्यूस सप्लाई करनी है तो अब हम आफ्टर कूलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेजेस के बीच में हमने क्या किया, इंटरकूलिंग करके इसको बना लिया। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ। पहला हमने कंप्रेशन किया, लो प्रेशर कंप्रेसर में इसको लेके गए, फिर उसको इंटरकूल कर लिया, फिर हाई प्रेशर में उसको ओवर कंप्रेस किया, फिर आफ्टर कूल करके रिसीवर में भेज दिया जहां पे उसको हमने स्टोर करना है। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हमें कि हमें जो था 1 बार से 36 बार तक प्रेशर अचीव करना था। हमें जो एयर को कंप्रेस करना था वो 1 बार से 36 बार तक करना था। जहां जिस सिलेंडर में करना था उसका क्लियरेंस वॉल्यूम 5% था, क्लियरेंस रेशियो सॉरी 5% था, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो हम यूज कर रहे हैं उसमें पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 1.3 था। ठीक है, कंडीशन सेम है। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर 1 से लेके 36 तक हम एक बार में करें तब क्या होगा, और 1 से लेके 36 तक अगर स्टेजेस में करें, 2 बार में करें तब क्या होगा। तो जब एक बार में करते हैं तो प्रेशर रेशियो कितना हो गया, 36, प्रेशर रेशियो P2/P1 36, सी की वैल्यू 5% यानी कि 0.05, एन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू 1.3। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 प्लस सी माइनस सी P2/P1 टू द पावर 1/n में पुट करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आएगी 26%, ओनली 26%, सिर्फ 26% आएगी। ठीक है, वहीं अगर हम इस प्रेशर को 2 बार में करते हैं, एक पहली स्टेज में 1 से 6 तक कर लिया और दूसरी में 6 से 36 तक कर लिया, तो दोनों कंप्रेशन में जो इफिशिएंसी आएगी, क्योंकि अब प्रेशर रेशियो हो गया 6/1 6 और 36/6 वो भी 6, और जो एन है वो भी सेम है और सी है वो भी सेम है, तो अब इफिशिएंसी आ जाएगी 85%, 85%। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि अगर हम एक बार में कंप्रेशन करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इतनी कम हो जाती है कि वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहती, उसको करने का कोई फायदा नहीं। और अगर वहीं हम इसको 2 स्टेजेस में भी कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 85% की हमें मिल रही है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तो जनरली जो हम इसमें करते हैं, क्योंकि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हैं वो हाई प्रेशर के लिए जाने जाते हैं, हाई प्रेशर ऑफ अराउंड 180 टू 200 बार तक, तो उसमें हम क्या करते हैं जनरली कि 1 बार को अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो पहली स्टेज में जनरली हम 5.6 टू 6 बार तक अचीव करते हैं, दूसरी स्टेज में जो है वो 5.6 से 35 तक ऑलमोस्ट करते हैं, 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आप सीधे सीधे, 1 से 6, 6 से 36 और 36 से फिर 180 तक लगभग, क्योंकि प्रेशर रेशियो जो है वो हर स्टेज में हमें सेम रखना होता है, ये हमने इंटरकूलिंग के दौरान भी डिस्कस किया था। तो जो प्रेशर रेशियो है वो हमें सेम रखना है, इसलिए हम इसको, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हमें लगभग 36 या 40 बार से ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है तो फिर हम ट्रिपल स्टेज में करते हैं। ठीक है, तो इन ए सिंगल स्टेज compression ratio is increased, volumetric efficiency decreases, therefore multi staging becomes compulsory beyond certain pressure ratio। 6 तक तो ठीक है, 7 8 तक ठीक है, चलो थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद जो मल्टी स्टेजिंग है वो कंपलसरी हो जाती है, आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, अदरवाइज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इतनी डाउन हो जाती है कि आप एयर डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मल्टी स्टेजिंग जो है वो एक लिमिट के बाद में कंपलसरी हो जाती है। इट ऑल्सो सेव्स द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लीकेज अक्रॉस द पिस्टन। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है कि अगर आप एक पिस्टन से ही, एक सिलेंडर से ही 36 बार अचीव करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा टू वियर 36 बार ऑफ प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर को आपको जो है वो छोटा बनाने की जरूरत है, उसकी दीवारें बहुत ज्यादा थिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है, सिर्फ हाई प्रेशर को ही बनाना है। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी बढ़ा कम कर सकते हैं।
If intercooling is used in between stages, work input required by the compression can also be minimized. तो अगर intercooling कर लेते हैं टेम्परेचर डाउन करके तो वर्क इनपुट भी कम हो जाता है। ये ऑलरेडी हम इंटरकूलिंग के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर कितना रखा जाए मिनिमम वर्क इनपुट के लिए। ठीक है, तो मिनिमम वर्क इनपुट अचीव करने के लिए जो इंटरमीडिएट प्रेशर है दो स्टेजेस के बीच में, वो कितना रखना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन वर्क दो स्टेजेस में लिखते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में जब इंटरकूलिंग इन ब्रेटन साइकिल पढ़ा था वो हमने किया था। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर है वो क्या निकल के आता है, अंडर रूट P3 अपॉन P1, अंडर रूट P3 P1। ठीक है, परफेक्ट इंटरकूलिंग, जहां पे हम इंटरकूल करके जो टेम्परेचर है T2, जो टेम्परेचर बढ़ा फर्स्ट स्टेज में, अगर उसको इनिशियल टेम्परेचर के बराबर ले आते हैं तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इंटरकूलिंग। और अगर ये परफेक्ट इंटरकूलिंग हो रही है तो जो इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो है वो हो जाएगा मैक्सिमम प्रेशर रेशियो और मिनिमम प्रेशर रेशियो के प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर। ठीक है, और अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं भी है तब भी जो इंटरमीडिएट प्रेशर रेशियो है वो हो जाएगा अंडर रूट P1 P3 T2 अपॉन T1 टू द पावर n अपॉन 2n-1। तो ये इसमें निकल के आता है। अगर देखिए ये जो T2 है फर्स्ट स्टेज में जो कंप्रेशन से जो प्रेशर राइज हुआ, अगर हमने उसको इंटरकूल करके T1 के बराबर कर लिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू बचेगी, P2 इज इक्वल टू अंडर रूट P1 P3। लेकिन अगर नहीं भी आ पाया तो पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, T2 अपॉन T1 की पावर n अपॉन 2n-1। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहां से निकल के आ गया P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू P3 अपॉन P2, मतलब P3 अपॉन P2। मतलब जो इंटरमीडिएट प्रेशर है हमें इस हिसाब से चूज करना है कि दोनों स्टेजेस में जो प्रेशर रेशियो है वो बराबर रहे। दोनों स्टेजेस में जो प्रेशर रेशियो है वो हमें बराबर रखना है, या फिर दोनों कहें या फिर उससे भी ज्यादा स्टेजेस में हमें प्रेशर, सारी स्टेजेस में प्रेशर बराबर रखना है। पहली स्टेज में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, इस तरह से जो प्रेशर रेशियो है वो हमें सारी स्टेजेस में बराबर रखना होता है। इससे क्या होता है कि जो दोनों स्टेजेस का कंप्रेशन वर्क है वो भी बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों स्टेजेस का जो कंप्रेशन वर्क है वो भी बराबर हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स।